क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व मेनी ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कुछ ह्यूमन इवोल्यूशन से आपके यहाँ पे सवाल आ जाएंगे, कुछ सवाल आपके यहाँ पे आ जाएंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लेट्स स्टार्ट विद योर human evolution and some of the topics which we have to see in this. So we are actually starting from the comparative anatomy wala part yahan pe. That is what we are going to start with. So when we discuss about the comparative anatomy, you will be finding you have a homologous structure and you have a analogous structure yahan pe. ये दो terms आपको यहाँ पे मिलते देखने के लिए जब आप comparative anatomy की आप यहाँ पे बात करते हो। Now we have already discussed this thing separately, लेकिन आपको एक बार फिर यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग इसमें confused होते हैं। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में, whenever we talk about homologous structure और whenever we discuss about the homology, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, that you will have a common origin, you will have a common origin आपको मिलेगा यहाँ पे, you will have a common origin यहाँ पे, and from that common origin आपके पास दो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं या आपको दो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे स्पीशीज मिल रही है। अभी हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। So you have a common origin और उस common origin में से you are finding two different things are getting formed, दो अलग अलग चीज आपकी बन रही है which has two different kind of role. So जब भी आप होमोलॉजी की बात करते हो तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो origin होता है वो आपका common होगा। So you'll have the common origin will be seen in this. For example, if we talk about your four limbs, so हमारे जो four limb होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर हम सबके अंदर से होता है। हम सबके अंदर मतलब मेरे अंदर, बैट के अंदर, एक डॉल्फिन के अंदर, एक कैट के अंदर, द बेसिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अगर आपका कॉमन ओरिजिन है, इफ यू हैव अ कॉमन ओरिजिन, या अगर हम कहते हैं यहाँ पे दैट योर बेसिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन द सेम, या अगर हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे, अगर हम सबका यहाँ पे आपका सेम है, देन आई कैन क्लियरली से दैट इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कॉमन एंसेस्ट्री। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कॉमन एंसेस्ट्री का यहाँ पे मेरा एग्जांपल यहाँ पे बन जाएगा। सो कॉमन एंसेस्ट्री का यहाँ पे एग्जांपल आपको बना है। सो यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर और उसमें से आपको अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनते हुए आपको मिल रहे हैं, या यू आर फाइंडिंग डिफरेंट फंक्शंस आर बीन हैपनिंग ओवर हियर। सो कॉमन एंसेस्ट्री या कॉमन ओरिजिन आपको यहाँ पे मिल जाए। सिमिलरली अगर मैं फोर लिम्स की बात करता हूँ, सो हैव अ कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा और उसके बाद आपको अलग अलग टाइप के आपके फंक्शन वहां पे आपको दिख रहे होते हैं। तो होमोलॉजी में आपको याद रखना है, ये जो पिक्चर आपके सामने बना के रखी हुई है, जस्ट टू टेल यू कि होमोलॉजी में आपकी चीजें डाइवर्ज हो रही है। होमोलॉजी के अंदर हमेशा आपको याद रखना है, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो होमोलॉजी इज आल्सो गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दैट इटसेल्फ मींस कि कॉमन ओरिजिन में से आपके डाइवर्ज हो रहा है, चीजें अलग जा रही है, दूर दूर जा रही है और आपके अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट यू फाइंड इन होमोलॉजी। अब होमोलॉजी का सबसे बड़ी एग्जांपल जो अब यहाँ पे सीखते हो, समझते हो, दैट इज विद द फोर लिम्स, जो मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो यहाँ पे फोर लिम्स ओवर देयर, और फोर लिम्स की हम यहाँ पे बात करें तो वी ऑल हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर। कौन किसके अंदर कॉमन होता है? वी हैव अ कैट, वी हैव अ डॉल्फिन, वी विल बी हैविंग योर रैट एंड ह्यूमन। ऑल ऑफ देम हैज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ माय फोर लिम्स। सबके अंदर आपको मिलेगा रेडियस चलना, योर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, सब कुछ आपको सबके अंदर मिल जाएगा, बट सबके अंदर फंक्शन यहाँ पे अलग होता है। सो यू हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय होमोलॉजी। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगी। सो विल फाइंड द कैट विल हैव अ रोलर इन रनिंग, डॉल्फिन इन स्विमिंग, बैट इन फ्लाइंग एंड ह्यूमंस विल लिफ्टिंग वेट। दैट इज व्हाट यू फाइंड इन देम। अब होमोलॉजी के एग्जांपल आप मुझे बताओ। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज द अदर एग्जांपल? यू कैन टेल मी ओवर हियर, हैंड रेज करके बताओ। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा होमोलॉजी का? एक सेकंड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। बताइए, जानवी बताइए क्या बन सकता है एग्जांपल, बोलिए सर। थॉर्न एंड टेंट्रिकल। थॉर्न एंड टेंड्रिल्स कैसे बनता है ये होमोलॉजी का एग्जांपल यहाँ पे बताइए। सर जो थॉर्न है जो वो ना मॉडिफाइड स्टेम होता है तो वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लेकिन जो टेंट्रिकल है वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट वो प्लांट्स को क्लाइंब करने में मदद करता है। राइट, सो यू हैव अ एक्सिलरी स्टेम यहाँ पे। सो यू हैव अ एक्सिलरी स्टेम, और एक्सिलरी स्टेम जो आपका यहाँ पे होगा ना, नाउ दिस स्टेम लाइक बोथ, दोनों के अंदर ये कॉमन रहता है, लाइक बोथ ऑफ देम विल हैव द एक्सिलरी स्टेम यहाँ पे। Now, in one of the plant, that stem is going to form the thorn, and same axillary stem in one plant is going to form my tendril. तो किसके अंदर थॉर्न बना रहा था ये भी बता दो, अनम्यूट करके कोई बता दो किसके अंदर थॉर्न बना रहा था वो? और टेंड्रिल में क्या बना रहा था? टेंड्रिल मतलब कौन सा प्लांट था?
cucurbita, right? So that is what you find. So this is also very good example of my homology. ये मेरे यहाँ पे एक बहुत अच्छा example मेरे यहाँ पे बन जाता है homology का. Similarly, you will find, ये तो आपका हो गया यहाँ पे homology जो आप यहाँ पे आप जानते हो. इसके साथ साथ you will also have your analogy. अब analogy के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप analogy को आप यहाँ पे सीखते हो, समझते हो, you should know that common ancestors आपको नहीं मिलेंगे. So common origin आपके यहाँ पे नहीं होगा, right? So you have A, you have a B, so both of them are coming from a different group. So they don't have a common origin. They don't have a common origin. उनमें कोई भी common चीज आपके यहाँ पे नहीं मिलेगी. But I will find इनका function यहाँ पे same हो जाएगा. तो यहाँ पे इवन तो origin आपका common नहीं है. So ये आपका जो origin है वो दोनों का अलग है आपका यहाँ पे. Origin आपका यहाँ पे दोनों का यहाँ पे अलग होगा. But I will find they will have a same kind of function. इनका function जो यहाँ पे आता है दोनों का यहाँ पे आपका same हो जाएगा. Now when you have same kind of function and when you have a different kind of origin यहाँ पे, then that over here will become an example of my analogy. Analogy always talks about the convergence. यहाँ पे convergence का मतलब ये होता है कि आप साथ में आ रहे हो, आप दूर दूर थे, आप साथ में आ रहे हो. So this over there will be called as my convergence. This will be called as your convergence. ठीक है, तो कन्वर्जेंस में आपको यहाँ पे याद रखना है कि you have a separate groups over here. You have like two different groups which do not have a common origin, और ये बाद में converge करके they are doing the same function. अब इसका सबसे simple example जो हमने देखा है वहां पे, that's your butterfly and your bird. दोनों के पास wing होते हैं. Both of them will have a function of flying, but both of them will be having like they will be having different kind of structure over there. So origin common नहीं है. Origin कहीं से भी common नहीं है. They do not have any kind of common ancestry. यहाँ पे आपको कॉमन एंसेस्ट्री देखने के लिए आपको नहीं मिलती. तो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये तो हम यहाँ पे देख चुके हैं. सो दिस इज योर थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा इज समथिंग वी हैव सीन. होमोलॉजी, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी. पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स. ओके, देन यू विल फाइंड you have your wing of a bird and a wing of a butterfly over here. So this over here is something you have to know. That's your analogy over here. जहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, you will have they are used for flying. यहाँ पे आपको flying करने के लिए ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, but they are the one which are going to be having like different structure in them. So that becomes example of my same function but different function. That's my convergent evolution. अब इसी के अंदर you can see the example, one more example, sweet potato and your potato over here. अब दोनों के अंदर you are finding same thing, same common चीज आपके यहाँ पे क्या है कि आप स्टोरेज कर रहे हो. You are doing the storage over here. Storage of your starch is been done over here. अब जब आप स्टोरेज अपना यहाँ पे आप स्टार्च का यहाँ पे करोगे, स्टोरेज लेकिन करा कहाँ पे जा रहा है, एक के अंदर स्टोरेज किया जा रहा है स्टेम के अंदर. सो पोटैटो में आप जो स्टोरेज कर रहे हो दैट इज डन इन द स्टेम. एंड स्वीट पोटैटो के अंदर जो आपका स्टोरेज आपका किया जा रहा है वो आपका किया जा रहा है रूट के अंदर. सो दैट इज व्हाई इवन दो दे हैव अ कॉमन फंक्शन स्टोरेज, इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग हो जाएगा. दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन देम. तो यहाँ पे स्टेम और रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द स्टोरेज. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय एनालॉजी. तो अगेन यहाँ पे आपका कन्वर्ज हो रहा है, आपके फंक्शन यहाँ पे आपके कन्वर्ज हो रहे हैं. सो याद रखना व्हाट इज माय कन्वर्जेंट डायवर्जेंट इवोल्यूशन आपका क्या होता है, ये प्लीज याद रखना. ये भी मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट दीस आर द थिंग्स यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन देम. अडैप्टिव रेडिएशन जो आपको मिलता है देखने के लिए आपके डार्विन फिंचेस के अंदर, ये आपका जो यहाँ पे हो रहा है एक कॉमन ओरिजिन में से, कॉमन एंसेस्टर में से आपकी कई सारी स्पीशीज आपको बन के आपको यहाँ पे मिल रही है. सो द बर्ड्स हैव गॉन टू द आइलैंड, अडैप्ट किया उन लोगों ने उस हैबिटेट के हिसाब से, एंड देन दे बिकेम ए डिफरेंट स्पीशीज. बाद में दे हैव टर्न इनटू अ डिफरेंट स्पीशीज वहां पे. So that was the story of my adaptive radiation. So A, B, C, D is the example of my adaptive radiation, जहाँ पे आपको हर एक habitat के हिसाब से आपकी अलग-अलग species आपको बन के आपको वहाँ पे मिल गई. Island याद रखना, that was a Galapagos Island and it was near to my South America. ये बात आप already पहले जानते हो. And how you could see the difference between them. आपको यहाँ पे difference क्या दिख रहा था? क्या मुझे यहाँ पे कोई phenotypic difference यहाँ पे दिख रहा था? Was I finding after hundreds of years? Do I find any phenotypic difference यहाँ पे? क्या उनके phenotype में कोई difference दिख रहा था? नहीं दिख रहा था? दिख रहा था. क्या दिख रहा था वहां पे फिनोटिपिक डिफरेंस आपके यहाँ पे? उनकी बीक अलग, बिल्कुल अलग वहां पे आपकी बीक थी. एज पर द सोर्स ऑफ फूड दे वर फीडिंग ऑन. दे वर सम ऑफ देम वर इंसेक्ट ईटर्स, सम ऑफ देम वर बाय सीड ईटर्स. कुछ कैक्टस पे फीड कर रहे थे तो उसके हिसाब से उनकी बीक वहां पे अलग थी. तो फिनोटिपिक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा था. दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. कॉमन एंसेस्टर में से आपकी कई सारी स्पीशीज आपको मिल गई बन के मिल गई आपके यहाँ पे. ठीक है. सिमिलर एग्जांपल आपका आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का. तो ये बात भूलना मत,
Austrian marsupials are also the best example of my divergent evolution. They are also one of the best example for my divergent evolution. जहाँ पे आपको क्या मिलेगा होते हुए, you will find कि common ancestors में से आपके अलग-अलग टाइप के marsupial आपको बन के आपको यहाँ पे मिल जाए. These marsupial are adapted as per their habitat. अगर कंगारू ग्रेजर वाली जगह था, अगर ग्रासलैंड था तो वहाँ पे कंगारू डेवलप कर गया, मतलब the animal like kangaroo is seen over there. आर्बोरियल पे आपको मिलता है कोआला. बरिंग एनिमल आपका है यहाँ पे वॉम्बैट, और रात को निकलने वाला आपका यहाँ पे आपका तास्मेनियन डेविल. So these are the example of my marsupials which adapt as per their habitat, and that's also example of my divergent evolution. So common ancestry, again divergent evolution is the example in them. Okay, marsupial radiation. अब ये वाली कहानी है जो आपको थोड़ी यहाँ पे समझनी है. यहाँ पे आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पे समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है. सो व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड ओवर हियर इज कि आपके पास दो ग्रुप है आपके पास यहाँ पे. यू हैव अ प्लेसेंटल मैमल्स एंड यू हैव अ मार्सुपियल मैमल्स. क्या दोनों के एंसेस्टर यहाँ पे कॉमन होंगे? नो सर. No, sir. दोनों के एंसेस्टर यहाँ पे आपके कॉमन नहीं होने वाले. सो यू हैव अ प्लेसेंटल मैमल, मार्सुपियल मैमल, दे डोंट हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ये गए, इनमें से कुछ मार्सुपियल मैमल्स गए एक हैबिटेट ए के अंदर, और कुछ प्लेसेंटल मैमल्स के आपके हैबिटेट ए के अंदर. सो दे हैव गॉन टू हैबिटेट ए. अब उस हैबिटेट में क्या था? खाने के लिए आपके पास थी वहां पे सिर्फ चींटियां. वहां पे क्यों आपके पास? क्योंकि आपके पास सिर्फ वहां पे खाने के लिए आपके पास वहां पे चींटियां थी. तो व्हाट हैपेंड कि दोनों ग्रुप ने डेवलप किए कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स, एंड वो दोनों कॉमन स्ट्रक्चर जो एनिमल्स के पास थे यहाँ पे, दे वर एक्चुअली हेल्पिंग देम टू ईट द एंड्स ओवर देयर. सो आपको वहां पे मिलता है आपके दो स्पीशीज. वन इज माय एंटीटर, अदर इज माय निम्फ बैट. दोनों में आपको यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? दे विल हैव अ लॉन्ग स्नाउट. दोनों के अंदर आपको एक लॉन्ग स्नाउट आपको मिलेगा वहां पे. दैट स्नाउट कैन बी यूज्ड फॉर ईटिंग अप द एंड्स फ्रॉम द बरो. अगर आप यहाँ पे देखना चाहो पिक्चर तो आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी द एंटीटर एंड नम्बैट. एंटीटर आपको यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल आपको हो जाएगा, और नम्बैट इज योर मार्सुपियल मैमल. सो दैट दीज टू स्पीशीज ओवर देयर आर वेल नोन फॉर ईटिंग द एंड्स. सो बोथ ऑफ देम हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर. उनका नाक, उनकी टंग कॉमन होती है, उनका स्ट्रक्चर एडेप्टेशन वहां पे कॉमन हो चुका है. बट दे बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट एंसेस्टर्स. इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि दो स्पीशीज के एंसेस्टर यहाँ पे अलग है. सो हैव एंसेस्टर ए या एंसेस्टर बी यहाँ पे, राइट. इनमें से आपकी एक स्पीशीज आपकी यहाँ पे बनी आपकी, दैट वाज माय एंटीटर. यहाँ से आपकी एंटीटर आपकी बनी यहाँ पे, और यहाँ से आपकी बनी आपके यहाँ पे नम्बैट. बट दोनों के पास कॉमन स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है. सो बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग अ कॉमन स्ट्रक्चर. बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग योर कॉमन स्ट्रक्चर. अगर इन दोनों के अंदर आपको कॉमन स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज अ शेयर एग्जांपल ऑफ माय convergent evolution. Different ancestor but they are sharing the common structure. That's my convergent evolution आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Similarly हमने यहाँ पे बोला था कि कुछ आपके मैमल्स, मार्सुपियल और आपके कुछ प्लेसेंटल मैमल्स चले गए हैबिटेट बी के अंदर. बी में जाने के बाद आपके यहाँ पे क्या हुआ? सो यू हैव अ हैबिटेट जो आपका आर्बोरियल था, मतलब बेसिकली इनको यहाँ पे पेड़ पे रहना था, बिकॉज नीचे रहना सेफ नहीं था. सो नाउ दे हैड अ ट्रेट ऑफ ग्लाइडिंग. तो इनके अंदर एक कॉमन ट्रेट आपको क्या मिला आपका यहाँ पे? ग्लाइडिंग का. सो यू हैव अ एक मार्सुपियल ग्लाइडर है आपके पास, एक आपके यहाँ पे ग्लाइडिंग स्क्विरल है आपके पास यहाँ पे. सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो बुद्धे बताओ इस पिक्चर में से कौन सा है वो ग्लाइडिंग वाला एनिमल यहाँ पे? शुगर ग्लाइडर. फ्लेंजर वाला. फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फ्लेंजर. वो शुगर ग्लाइडर भी वैसे ग्लाइड कर सकता है. शुगर ग्लाइडर तो शायद आपको मालूम होगा, ये कुछ लोगों को एज अ पेट भी आप रख सकते हो, क्योंकि इंडिया का नहीं होता ना, वो बाहर का होता है. सो कैन इवन कीप इट एज अ पेट. सो यू हैव फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फ्लेंजर यहाँ पे विद अ शुगर ग्लाइडर. ये जो दो स्पीशीज आपकी यहाँ पे हैं, दे विल हैव दिस ग्लाइडिंग मैकेनिज्म. बोथ हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स. सो दैट्स आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो ये आपको यहाँ पे ऐड करना है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो ये आपको ऐड करना है. ये स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट कई बार आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट करती है. तो अब ये याद मत, अब ये कंफ्यूज मत होना. व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन appear to have occurred in an isolated geographical region. ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल रीजन के अंदर आपका मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल रहा है. सेम चीज में यहाँ पे भी कह सकते हो बी के साथ. वन कैन कॉल दिस एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. पता है कई बार क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आपको एंड में समझ नहीं आता कि मार्सुपियल मैमल्स को तो ये लोग नहीं कह रहे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल, बट दैट्स नॉट ट्रू. यहाँ पे बेसिकली बात करें आपके
मार्supials और प्लेसेंटल मैमल्स अगर एक जगह पे आते हैं एंड इफ दे हैपन टू शो अ कॉमन डेवलपमेंट हैपनिंग इन देयर स्ट्रक्चर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना और याद रखना कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब यहाँ पे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है तो उसका एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। ये कई बार कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करता है, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग, राइट। देन वी हैव लेमार्किज्म। लेमार्किज्म ने कुछ बातें यहाँ पे बोली थी, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। Lamarck was a French biologist well known for his concept of inheritance of acquired character in organism for formation of new species. So Lamarck ने जो बातें बोली थी, क्या वो बातें सही थी या गलत थी? गलत थी। राइट। सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मेंशन यहाँ पे इन्होंने किया। तो ये लेमार्क का जो थ्योरीज आपके सामने आई थी वो दे केम बिफोर द नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, डार्विन के काम से पहले आया था। सो ही गेव द यूज एंड डिसयूज थ्योरी, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो कि अगर आप किसी ऑर्गन को अगर आप हद से ज्यादा अगर आप यूज करोगे देन उसका स्ट्रक्चर वहां पे आपका बढ़ जाएगा, उसका लेंथ आपका वहां पे बढ़ जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आपको यहाँ पे ये कहती है कि अगर आपने कोई चीज एक्वायर्ड कर ली है, मतलब whatever you find in your life when you acquired something, वो आपका डायरेक्टली आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन में आपका चला जाता है, which is also untrue। तो ये दो मेन चीजें यहाँ पे बोली गई थी which is not very true by any means। So लाइक योर जिराफ का एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो। उनका ये मानना था कि जिराफ ने अपनी नेक को स्ट्रेच किया एंड इसलिए उनका नेक यहाँ पे लंबा हो गया, पहले उनका नेक छोटा था। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। साइलेंट फीचर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड यूज आर proportional to the activities of this organ, use disuse theory. Every new character that has been acquired in the life of the individual is preserved and transmitted to the next generation by them. ये बात भी आपके यहाँ पे गलत है। So these two theories were incorrect. आपके वाइसमैन ने यहाँ पे आपका थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। His theory was by theory of germplasm, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था that he used actually some mouse over here, उनके टेल को कट किया था and he observed them for 19 generation. Even after every generation he was able to see कि नए माउस के अंदर आपका पे टेल आपका आ रहा है। So he actually disproved the theory of acquired character। जब तक आपका इनहेरिटेंस वाला ट्रेट जर्म सेल में ना हो तब तक वो नेक्स्ट जनरेशन में आपके यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर मैं अपनी लेफ्ट उंगली में अगर मैं कट करता हूँ वहां पे, दैट डज नॉट मीन कि मेरे बच्चों के अंदर वो लेफ्ट उंगली बचपन से नहीं होगी। बट इफ देयर आर सम चेंजेस इन द गैमेट्स और इफ देयर आर सम चेंज इन द जेनेटिक लेवल, अगर कोई चेंजेस है आपके गैमेट्स के अंदर, then it can be inherited to the babies। सोमैटिक सेल में अगर कोई चेंज है तो आपका इनहेरिट नहीं होता। तो याद रखना, इसलिए कैंसर अगर किसी को है तो वो कैंसर नेक्स्ट जनरेशन को आपका होगा नहीं वहां पे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। सो यू हैव अ डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे आपकी Darwin was much influenced by 3 publications, namely as the essay of T.H. Malthus, title One on the Principle of the Population। So इनसे वो इन्फ्लुएंस करके उन्होंने अपने यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे रखी थी सामने। T.R. Malthus ने यहाँ पे ये बोला था कि your population will increase exponentially, लेकिन फूड सोर्स आपका बनेगा आपके यहाँ पे arithmetically। So there is always going to be a competition for the resources। हमेशा आपको यहाँ पे competition आप करेगा पे आपके resources के लिए। So nature keeps a control over the size of the population by posing us several challenges like death, food shortage and disease। Natural resources are always going to be limited। ये सारी बातें जो मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सारी बातें टी.आर. माल्थस ने बोली थी और डार्विन इससे काफी इन्फ्लुएंस हुआ था। और इसलिए उसने अपनी जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सामने रखी थी तो उसके अंदर वहां पे उन्होंने जिक्र किया था अबाउट माय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, उस बारे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंपटीशन एंड मोर प्रोजेनी देन दैट कैन सर्वाइव। ज्यादा प्रोजेनी आपके बनाए जाते हैं देन दैट कैन सर्वाइव। These are the terms we actually discuss when we talk about the natural selection। Evolution is a gradual rather than a sudden and biological event। क्या रखना, evolution एक आपका slow gradual process है। Evolution आपका डायरेक्शनल होगा या डायरेक्शनलेस होगा? डायरेक्शनल। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डायरेक्शनल। evolution आपका हमेशा आपका डायरेक्शनल होगा। Now you have theory given by Hugo de Vries termed as a mutation theory। इवनिंग प्राइम रोज के अंदर आपकी थ्योरी आपके हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लाइक बेसिक दिस। इसके अंदर आपका देखा गया था सबसे पहले आपका म्यूटेशन इज अ सोर्स फॉर माय इवोल्यूशन। दैट इज अनट्रू। ये आपकी बात यहाँ पे सही नहीं है। इट इज नॉट समथिंग दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, राइट। ये आपका सडन इवेंट या आपका डायरेक्शनलेस आपके यहाँ पे आपको नहीं होते मिलेगा, लाइक बिकॉज यू शुड नो दैट योर म्यूटेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डायरेक्शनलेस एंड सडन इवेंट।
और वो आपका एवोल्यूशन कॉज नहीं कर सकता. म्यूटेशन इज गोइंग टू कॉज यू द स्पीसिएशन व्हिच कैन लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग है. दिस स्टेटमेंट आल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर हियर. ऐसा नहीं होता. You don't find that mutation can lead to speciation. That is not going to be true. Mutation is a sudden, random, discontinuous, heritable change independent of the environment of the genetic makeup of the individual. The term mutation was coined by my Hugo de Vries ने एक term coin किया था. He observed some phenomena in the evening primrose that's your Ornithera lamarckiana. तो इसमें आपका बेसिकली आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको मिल जाता वहां पे, और आई वुड शुड से क्रोमोसोमल एब्रिविएशन आपको वहां पे होते हुए आपको मिल जाता, और उन्हें लगा था कि वो आपकी नई स्पीशीज आपके वहां पे बन चुकी है, बट दैट वाज अनट्रू. वो बात आपके यहाँ पे सही नहीं थी. सो नॉर्मल प्लांट सीड आपके यहाँ पे जब उन्होंने ग्रो किया था, सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स दे वर एबल टू ऑब्जर्व. म्यूटेंट प्लांट आपको वहां पे दिख रहे थे, एंड ही थॉट दैट म्यूटेंट प्लांट्स आर एक्चुअली माय न्यू स्पीशीज. दैट्स व्हेन ही सेड कि म्यूटेशन कैन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज, बट आपको याद रखना है दैट वाज नॉट अ केस. इट वाज माय क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, या मैं कहूंगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपका आता प्लांट्स के अंदर. बिकॉज ऑफ दैट द प्लांट्स वर डिफरेंट ओवर देयर, इसलिए प्लांट वहां पे आपके अलग दिख रहे थे. म्यूटेशन आपका क्यों नहीं हो सकता एज अ सोर्स ऑफ इवोल्यूशन? बिकॉज म्यूटेशन एक तो रेयर होता है, दैट्स वन थिंग. यू विल फाइंड म्यूटेशन गोइंग टू बी हार्मफुल मोस्ट ऑफ द टाइम. म्यूटेशन आपका यहाँ पे रहेगा आपका हार्मफुल. म्यूटेशन आपका रेयर होता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन आर गोइंग टू बी रिसेसिव. मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन अगर आप देखते हो आपका हमेशा रिसेसिव ही होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन कैन नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ माय इवोल्यूशन. तो क्रोमोसोमल नंबर आपके यहाँ पे लगते हैं इवनिंग प्राइमरोज के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग समथिंग एक्चुअली हैपेंड. तो ये चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है, याद रखना. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम यहाँ पे बोलेंगे एज माय सॉल्टेशन. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज माय सॉल्टेशन. ये टर्म याद रखना. एवोल्यूशन इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन फॉर अ नंबर ऑफ जनरेशंस, तब जाके एवोल्यूशन आपके यहाँ पे होता है. बट सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय सॉल्टेशन के अंदर. ठीक है, अब एक दो सवाल यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. इन दिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लेमार्क एक्सप्लेन्ड व्हाट? लेमार्क ने यहाँ पे क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर दी थी. अब कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है जो आपने सुनी नहीं है, बट लेमार्क ने मेंशन किया था. सो लेट मी हेल्प यू आउट ऑन दिस. मोनिका बताइए. डी ऑप्शन. आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बन जाएगा. क्यों पता है बन जाएगा यहाँ पे? बिकॉज 3 and 4 तो आप जानते हो यहाँ पे, यू नो दिस. Yes, 3 and 4 तो ऐसे तो आप वाकिफ हो कि ये दो चीजें तो उन्होंने मेंशन की थी यहाँ पे. ये भी उन्होंने मेंशन किया था इंटरनल वाइटल फोर्स. दैट मींस एज पर द विश द एनिमल कैन इवॉल्व. ये इनका कह रहा था कि एज पर द विश एनिमल आप वहाँ पे इवॉल्व कर सकता है. या इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन. आपका एनवायरमेंट जो होता है वो भी आपके ऑक्सीजन के ऊपर इफेक्ट करता है. ये बात आप समझ सकते हो जो आप बात करते हो जिराफ के बारे में, कि उसके पास लंबे ट्रीज थे वहां पे, तो उसने अपने आप को फोर्स किया. दैट वाज आल्सो हैविंग द इन्फ्लुएंस. तो ये चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ लेमार्क्स थ्योरी, कि यस यू विल फाइंड ऑल दिस 4 स्टेटमेंट्स गिवन बाय द लेमार्क ओवर हियर. नाउ which of the following phenomena supports the Darwin's concept of natural selection in organic evolution? इनमें से कौन सा फिनोमेना आपका सपोर्ट करता है डार्विन के कॉन्सेप्ट को ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? हैंड इस करिए इसके लिए. चलिए बोलिए पूर्वा, क्या लग रहा है इसका आंसर? सी ऑप्शन. कमनप्रीत, काजल. सी ऑप्शन. सी ऑप्शन आपके यहाँ पे लग रहा है. जसनूर, आपको भी सी लग रहा है? यस सर. Jessnu, your regular timings are you come back at home around 6:30 क्या regularly? नो सर. So you have to tell me on what days will be coming back home early. कौन से दिन? सर 6:50 45 पे पहुंचती हूँ घर पे. रोज Monday to Saturday. यस सर. आज तो 7 ही बज गए थे. सुबह स्कूल कितने बजे जाते हो आप? सर अभी मैं सिर्फ मंडे जाती हूँ. Okay, so you will be available in daytime ना? Daytime में आप available होंगे ना? यस सर. राइट, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे ऐसा सही आंसर. और बाकी लोग भी ट्राई करिए, बाकी सबने भी क्या हुआ है ये पोर्शन. ठीक है, टेल अस इसका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ सकता है. आसान सवाल है, कर सकते हो आप लोग. चलिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए. टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute and then give me a correct answer. बोलिए जानवी, क्या लग रहा है? बी ऑप्शन. तो अनुप्रीत, क्या लग रहा है आपको? सर ए ऑप्शन.
अलग अलग आंसर मिले हमें। काजल बताइए। सर ऑप्शन सी। एंड मोनिका, A option. अपूर्वा। ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, यू विल फाइंड। तो आप ना सबसे सिंपल, अगर आपको वायरलेस का कुछ याद नहीं आ रहा, माल्टे से अगर आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा, जो अभी हमने डिस्कस किया था, आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो याद आ ही जाएगा हमेशा। डी के साथ थ्री Yes, को sir. ज्वाइन कर लो ना यहाँ पे, डी के साथ ज्वाइन कर लो। डी के साथ मेरा 3 आ गया, और हार्डी वेंबर के साथ ज्वाइन कर लो अपने यहाँ पे 4 को। तो देखो डी के साथ 3 कहाँ पे आ रहा है, ए में आ रहा है। सी के साथ 4 कहाँ पे आ रहा है, वो भी आपका ए में ही आ रहा है। आपको वैसे आंसर आपको मिल गया। इसमें गलत कैसे कर दिया, ये गलत नहीं कर सकते आप यहाँ पे, यू कैनॉट डू इनकरेक्ट ओवर हियर। सो ये आपको यहाँ पे आएगा। एंड देन रिमेनिंग थिंग यू नो दैट माल्टा इज समथिंग देन कैन गो फॉर इजी एस्टर्न पॉपुलेशन। एंड वॉलेस ने, एल्फ्रेड वॉलेस ने भी सेम काम किया था जो आपका डार्विन कर रहा था, बट डेटा उनके पास थोड़ा कम था। डेटा उनके पास उतना था नहीं जितना डार्विन के पास डेटा था। सो दैट्स व्हाई ही डिडंट गॉट रिकॉग्निशन। वेरिएशन caused by mutation as proposed by who the varies are, what kind of variation? चलो चलो बेटा, बाकी लोग भी, अक्षरा, अनिरुद्ध, अनमोल, महेश, जानवी, पल्लवी, ऋषभ, संचिता। संचिता गुड इवनिंग, लॉन्ग टाइम। सिद्रा, काजल, इतने दूर से आए हो क्लास लगाने के लिए, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बोलिए रानी, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी सर। जसनूर, सी ऑप्शन। क्या, बताइए अनिरुद्ध। ऑप्शन सी। यस, इट इज माय रैंडम एंड डायरेक्शनलेस म्यूटेशन। आपको बिल्कुल डायरेक्शनलेस आपको दे रहा है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, और रैंडम इवेंट होता है आपके यहाँ पे। सो दैट्स व्हाट योर ऑप्शन सी यहाँ पे, ठीक है। राइट, ओके, वी हैव मिस्ड आउट सम क्वेश्चंस इन द बैक, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ पीछे हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हम बाद में देखते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। नाउ लेट्स जंप ऑन टू सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कुछ सवालों, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द इम्यूनिटी वाले टॉपिक को हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। लेट मी जंप ऑन टू द, now these are the pictures you are familiar। immune cells सारे आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको इम्यूनिटी आपके यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। overall ability of the body to fight against disease is caused by immunity। इसको हम कहते हैं immunity। now immunity आपकी होती है यहाँ पे दो टाइप की, innate and acquired। जब आप बॉर्न होते हो, तो बॉर्न होने के बाद आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, Innate immunity. innate। बिल्कुल, have the innate immunity, right? And then you have your acquired one। acquired one is something you will gain from the environment। environment में रह के आप उस यहाँ पे गेन कर पाओगे। so that's something you have to know कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपके यहाँ पे होती है वो आपका आप गेन करते हो while being in the environment। so आप बीमार होते हो, you get immune system आपका strong होता है उसके बाद। so that's what you will find happening in the acquired immunity के अंदर। now innate acquired from the birth, और ये आपकी स्पेसिफिक आपके यहाँ पे नहीं होती। दिस इज नॉट वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, टेल मी जसनूर एंड पल्लवी, जब ये चैप्टर हमने किया था तब थे आप हमारे साथ? No, sir. नो सर। इसमें भी नहीं थे? नो सर। तो कब से आए हो आप, बायोटेक से आए हो आप, बायोटेक एप्लीकेशन से आए हो? यस सर, यस एप्लीकेशन वाला चैप्टर चल रहा था उस टाइम। अच्छा अच्छा, वैसे स्कूल में पढ़ा हुआ है सही से? यस सर, किया हुआ है मैंने। सर पल्लवी? किया हुआ है सर, हाँ, खुद से नरेश? किया है, स्कूल में तो नहीं पढ़ाया। मैं नहीं पढ़ाया, खुद से किया हुआ है, बट ठीक है किया हुआ है ना। लाइक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना जब ये आप चैप्टर करते हो तो अलग से बैठ के, यस sir. सर। दोनों तीनों के, अरीशा के भी। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस ओवर हियर। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। वी हैव सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर, उनको हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं एंड देन वी कैन कम बैक टू देम एज वेल। तो विल सॉल्व सम क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि क्योंकि we can have a look at them later as well। ये टॉपिक हम देखते हैं। Let's jump on to some questions। ओ क्वेश्चन ध्यान से करना। So all of you have done this chapter, बाकी बच्चों ने तो ये चैप्टर कराया हुआ है बैठ के यहाँ पे। In higher vertebrates, the immune system can distinguish self and non-self cells। If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks the self, then it leads to what? अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आपका क्या होगा? बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर? Second option.
अक्षरा मुझे 2 बीमारियों का नाम बताइए विच आर ऑटो इम्यून कंडीशंस। एक बताइए, चलिए याद करिए। वो मायस्थेनिया करके कुछ था हमारा वहां पे, क्या था वो? Myasthenia gravis. Myasthenia gravis. मायस्थेनिया ग्रेविस आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन यू हैव वन मोर, एक जो जॉइंट्स को लेकर तकलीफ होती है जिसके लिए जॉइंट्स को लेकर क्या? Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. राइट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब भी आप हल्का हल्का आपको मालूम होना चाहिए। अर्थराइटिस, राइट। अभी अभी एक कंडीशन में पड़ी थी वहां पे, दैट्स योर ग्रेव डिजीज। Yes, sir. ग्रेव डिजीज हमने पढ़ा था जब हम पढ़ा था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें भी वो चीज याद रखना है, ठीक है। तो अब से याद रखना है ये सब आप लोगों ने यहाँ पे, दैट इज माय ऑटो इम्यून कंडीशंस। यहाँ पे दीज आर डिजीज व्हिच यू फाइंड आर माय ऑटो इम्यून कंडीशन, जहाँ पे आपका खुद के एंटीबॉडीज या खुद के इम्यून सेल्स आपको टारगेट कर रहे होते हैं। दैट्स माय ऑटो इम्यून कंडीशन। राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही, ठीक है। ध्यान से करना, खुद से पढ़ो, मैं रीड नहीं करने वाला ये सवाल, यू हैव टू रीड फ्रॉम योर साइड। रीड करने पे काफी हेल्प मिल जाती है। चलो, और हैंड रेस करो अपना यहाँ पे। चलिए चलिए चलिए, बाकी लोग भी। गिरजा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? So A option. नहीं लग रहा है। रानी, आपको क्या लग रहा है? Sir, first option. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? Yes, Yes, sir. sir. So राइट, सो फिलिंग द ब्लैंक के अंदर ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। HIV इज डैश a retrovirus and has a genetic material composed of my B, RNA. HIV replicated inside the host cell. It is considered as a retrovirus because it uses an enzyme, that's my reverse transcriptase, to convert my RNA into DNA. That's something we'll be finding over here. ठीक है, so ये आपको यहाँ पे होते आपको मिल जाएगा। Now tell me something in this. कौन से सेल्स को टारगेट करता है मेरा HIV वायरस? Immune cells को. Immune cell. होता मैं भी जानूँ। कौन से स्पेसिफिक इम्यून सेल्स को? T cells को. T lymphocyte. टी लिम्फोसाइट्स में किसको टारगेट करता है? Helper cells को. T helper cells. हाँ, तो ये बोलो ना, टी हेल्पर सेल्स। और को एक और होता है, और कौन होता है? Macrophages. Right, right, right. So macrophages and T helper cells are the one which are getting targeted over here. इन दोनों सेल्स के लिए कॉमन नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वो कॉमन नाम क्या होता है मालूम है क्या आपको? CD4 cells. CD4. Very good, right. They're also called as my CD4 cells. बिल्कुल सही, ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। At which stage of the HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? कौन से स्टेज के ऊपर जनरली HIV का लाइक यहाँ पे सिम्टम्स आपको मिलते हैं देखने के लिए? आसान सवाल है, अभी हमारे भारी वाले सवाल चालू नहीं हुए, सो दैट्स स्टिल अ सिंपल क्वेश्चन। आंसर करो इसका यहाँ पे हैंड रेज करके। टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर। क्या लग रहा था उनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? तो C option लग रहा है। काजल, आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. पल्लवी, आपको क्या लग रहा है? So C option. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। इट हैज टू बी योर ऑप्शन सी यहाँ पे। हाँ जी, व्हेन HIV डैमेज द लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, अगर आपके हेल्पर टी सेल का नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा, देन क्या होगा वैसे, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? The So large signal number of means fine. opportunistic disease. एक एक करके, पहले आप बताओ तो अनुप्रीत क्या होगा? सर opportunistic disease हो जाएंगी ना, बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस हो जाएंगी, इम्यून सिस्टम directly नहीं hit वीक कर हो गया। जाएगा, इम्यून सिस्टम पैथोजन एंटर करेगा तो वो उसको पहचान मतलब खत्म करने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो डिसीजेस हो जाएंगी। राइट, सो बेसिकली जब आपका WC का काउंट नीचे जाने लगता है, देन यू विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। व्हेन यू फाइंड a T lymphocyte going down, then you will actually have your compromised immune system. And when you have a compromised immune system यहाँ पे आपका, then ultimately what will happen is because of that you will find that it will have an impact. It will have a very severe impact on the body ultimately. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखते हैं। This is one thing you have to know in this. You will have a compromised immune system यहाँ पे, and because of that, like the symptoms, like the person as you have mentioned will start getting the opportunistic disease आपके यहाँ पे होने लगती है। फुल फॉर्म ऑफ मार्ट यहाँ पे क्या होता है, जल्दी बताइए इसका आंसर।
बोलिए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। And that is going to be your correct answer. Mucosa associated lymphoid tissue. That's your सर डी नहीं होगा। सर डी lymphocyte नहीं होगा। है बेटा। अरे सॉरी lymphocyte हाँ। tissue क्या हो रहा है यहाँ पे? What is happening? Turnpreet, what is this? तो मैंने नहीं बोला। लेकिन टीम तो तुम्हारी है ना? यस। इधर ऑप्शन है यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो आपके यहाँ पे है, लिम्फोइड टिश्यू जो आपके यहाँ पे, कितना परसेंट होता है बॉडी के अंदर? 50%। 50%। और ये कहाँ पे मुझे मिल जाएगा यहाँ पे? जीआई ट्रैक्ट, GI tract, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, राइट, जीआई ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, और कौन सा था? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। राइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। राइट, दीज आर द ट्रैक आई विल फाइंडिंग देम। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताओ। ऐसी अनम्यूट करके जोर से हो, इसका आंसर क्या होगा? विडाल टेस्ट। विदाल टेस्ट। ठीक है, राइट। अब मुझे अलाइजा का फुल फॉर्म बताओ, कोई हैंड रेस करके बोलो। तनप्रीत बोलो जल्दी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब पूरा प्रोसेस बताओ। सब वो उसमें एंटीबॉडीज अटैच करती है ना सर, ऐसे सारा नहीं याद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जो इतने याद रखना फिलहाल के, अगर पूरा प्रोसेस याद नहीं आ रहा सब लोगों को, तो अलाइजा में यू यूज योर, इट इज गोइंग टू शो योर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। यस। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आपके यहाँ पे हो रहा होता है। रिलैक्स एग्जाम में पूरा प्रोसेस आएगा नहीं, बट यू शुड नो दैट कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से आप पता लगा पाते हो दैट वेदर यू हैव एचआईवी एंटीजन ओवर देयर और नॉट। दैट्स एलाइजा। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान से देखना सवाल को, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली नो ऑल द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द पैथोजेंस। सो बताइए, सिंपल है, इट्स नॉट इवन लाइक डिफिकल्ट है यहाँ पे ये, सो यू कैन डू दिस। सब लोग करेंगे बेटा, सब लोग करेंगे। अनिरुद्ध ऐसे नहीं करना है, सबने करना ही है। क्लास आपने लगाई थी, अनिरुद्ध, महेश, गिरजा, जानवी, जसनूर, पल्लवी, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। ओम, संचिता, संचिता आफ्टर लॉन्ग टाइम, सिद्रा, yeah, try this, it's a simple question. बताइए गिरजा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? गिरजा बोलिए। ऑप्शन बी। लग रहा है। पल्लवी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। अरीशा आपको क्या लग रहा है? अच्छा, अरीशा इज नॉट हियर। अनिरुद्ध? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, देन ऑप्शन बी हैपेंस टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर, सो यू विल फाइंड ऑप्शन बी हैपेंस टू बी करेक्ट आंसर। आई होप सब लोग एग्री करेंगे ना ऑप्शन बी के साथ, किसका कुछ और आंसर आ रहा है यस सर। यस सर। यहाँ पे? ठीक है, तो सबसे मुझे सिंपल पता है यहाँ पे क्या दिख रहा था मेरा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के साथ मैंने अपने यहाँ पे मैच कर, मैंने यहाँ पे मलेरिया को, और सी के साथ मेरा वन यहाँ पे लग रहा है, राइट। आप फिर यहाँ पे देख लो कि हीमोफिलस के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपके यहाँ पे निमोनिया। देन एंटोमिया हिस्टोलिका के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका अमीबियासिस। Wucheria bancrofti will give me my elephantiasis, and Salmonella will give me my fourth. So yes, option B becomes my correct answer in this. अब ध्यान से करना, टेक योर टाइम, ले लो अपने 2 मिनट एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। है आसान, यू जस्ट हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स। बाकी लोग भी करिए बेटा, बाकी लोग भी करिए। चलिए चलिए, अक्षरा, अपूर्वा, अनामिका, अनिरुद्ध, महेश, काजल, पढ़ो सब लोग। रानी, पल्लवी, अरीशा, जसनूर, हो जाएगा, आसान है सवाल। चलिए बताइए रानी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर थर्ड ऑप्शन। काजल? सर सी ऑप्शन। जसनूर?
All of these. गिरिजा, Sir, option C. एंड अपूर्वा, Sir, C option. ठीक है। बाकी बच्चे सी के साथ एग्री करेंगे यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखना चल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आप यहाँ पे करेक्ट है, वो हमने यहाँ पे पूछा था, तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हम इसे आराम से। The exaggerated response of the immune system to a certain antigen present in the environment is called as my allergy. ये बात आपकी यहाँ पे सही है, that's a true statement, that's true, you know that। अगर आपका response exaggerated अगर आपका आ रहा है immune system का, that's allergy, that's your allergic reaction। तो ये तो आपके यहाँ पे statement आपके यहाँ पे जाएगा true। The allergic tendency is genetically passed from parent to offspring and it's characterized by presence of large quantity of IgG antibodies in the blood। क्या ये बात सही है आपकी? No, sir. नो सर। तो यहाँ पे IgG की जगह क्या होना चाहिए था? IgE. IgE. याद रखना, ठीक है, सारे बच्चे याद रखना कि आपके एलर्जिक रिएक्शन के दौरान इट इज योर IgE जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है टू गिव यू सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, नॉट योर IgG, राइट। बोन मैरो एंड थाइमस आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा सही स्टेटमेंट है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ये मेरे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट the vaccine preventable disease through administration of the specific vaccine। That is also my true statement vaccination को लेके, बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे। So that is why you will find मेरा स्टेटमेंट 2 जो था ना यहाँ पे बिल्कुल मेरा बिल्कुल मेरा यहाँ पे गलत था। देखा जाए ना, जैसे आपको पता चल जाए ना कि मेरा स्टेटमेंट तो मेरा गलत है, मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। मेरा ए यहाँ पे वैसे ही कट हो जाएगा, बी मेरे यहाँ पे कट हो जाएगा और डी मेरे यहाँ पे कट हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू लुक फॉर इन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। अगर आपको दिख रहा है ना कि आपका एक स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, कोई सेंस नहीं करता, आपको हेल्प नहीं कर रहा कहीं से भी, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर आंसर्स ओवर देयर, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स एंड यू कैन फाइंड योर आंसर इन द ऑप्शंस। सो ऑप्शन सी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। सो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना इट्स नॉट योर IgG, इट्स योर IgE जो आपका रहता है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। This question, read the following statement and select the correct statement of them। So ध्यान से देखो, take your time and give me the correct answer। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी चलिए। पास कट गई, बोलिए निरुत, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए। जानवी, A option। अक्षर, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी बता दो, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा देन बता दो सामने से कि सर ये समझ नहीं आया, तो मैं एक मिनट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तनप्रीत, ए ऑप्शन। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट है क्या। स्टेटमेंट 1 आपके यहाँ पे ये कह रही है आपके सामने, subsequent encounter with the same pathogen for a second time elites a high intensified secondary immune response। अब आपने ये बात पढ़ी है कि समझो आपको बॉडी में सबसे पहली बार आपका आता है सैल्मोनेला टाइफी, तो अगर वो पहली बार आपके बॉडी के अंदर आ रहा है तो आपकी बॉडी आपके वहां पे देगी आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये हमने पढ़ा था, दैट योर बॉडी विल गिव अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब मुझे ये बताइए आप लोग, क्या मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है या स्लो होता है? स्लो। स्लो रिस्पॉन्स, स्लो होता है, टाइम लेता है, आपकी बॉडी समझेगी उस बैक्टीरिया को, फिर उसे खत्म कर देगी। सो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज अ स्लो रिस्पॉन्स। यहाँ लिखा गया है सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, मतलब जब वापस सेम पैथोजन अगर वापस आपके अंदर बॉडी के अंदर आएगा, सो आपकी बॉडी देगी हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये बात आपके यहाँ पे सही है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आपका होता है वो आपका काफी तेज होता है, फास्ट होता है, हाई लेवल का होता है, तो आपके पैथोजन को मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का बॉडी के अंदर, वो जैसे ही आया विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स उसको आप खत्म कर देते हो, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से पहचान चुका होता है। सो इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। दैट्स योर स्टेटमेंट 1। देन यू हैव अ स्टेटमेंट 2। The vaccine generated by B and T cells that recognize the pathogens
quickly on a subsequent exposure and overwhelms the invader with a massive production of the antibodies. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन करने के बाद जो आपकी बॉडी बी एंड टी सेल्स बनाती है, जब आपकी बॉडी बी एंड टी सेल्स बनाती है, ये बी एंड टी सेल्स पैथोजेंस को काफी क्विकली पहचान लेते हैं. दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस वेरी क्विकली. और जैसे उसे वो लोग तुरंत पहचान लेते हैं आफ्टर अनदर एक्सपोजर, तो उसको ओवरवेलम कर देते हैं. ओवरवेलम कर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं. ओवरवेलम द इन्वेडर विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब आपको वैक्सीन मिलता है तो वैक्सीन मिलने के बाद आपके टी सेल्स और बी सेल्स उसको जान लेते हैं, उस पैथोजन को, कि वो डेड फॉर्म में आ चुका था. एंड जब वापस वो सेम पैथोजन आपके बॉडी के अंदर आता है, दे विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और उसे खत्म कर देंगे. सो दोनों स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे है, बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट. पहले ये बताओ, क्या दोनों स्टेटमेंट आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? अक्षर, आप समझ आ रही है दोनों स्टेटमेंट आपको? Yes, sir. ठीक है, and I hope it's clear to all of you as well. So that is why my statement 1 and 2, both of them are going to be correct over here. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, बोलो. सर प्लीज सेकंड स्टेटमेंट दोबारा एक्सप्लेन करना. सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि आपको कहा यह जा रहा है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस इन द सेकेंड स्टेटमेंट, कि देखो जब आपको वैक्सीन का शॉट मिलता है, लेट मी ट्राई टू टेल यू ओवर हियर. जब आपको वैक्सीन का शॉट मिलता है ना, जब समझो आपने वैक्सीन का शॉट लिया, जब आपने वैक्सीन का जब शॉट लिया तो आपके बॉडी में क्या आया? आपके बॉडी के अंदर आपने कुछ डाले, आपने डेड एंड वीक पैथोजेंस. इन योर बॉडी यू हैव गिवन द डेड और आई वुड से वीक पैथोजन आपने डाल दिया. अब डेड एंड वीक पैथोजन डालने के बाद व्हाट विल हैपन, कि आपकी बॉडी आपका रिस्पॉन्स देगी. लाइक द बॉडी विल गिव अ नॉर्मल रिस्पॉन्स. सो बॉडी विल गिव द प्राइमरी रिस्पॉन्स और उसे वो खत्म कर देगी. तो इट इज गोइंग टू किल दैट पैथोजन. मतलब वैसे ही वो मरा हुआ है बट उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा. इट विल गिव अ रिस्पॉन्स एंड विल न्यूट्रलाइज दिस डेड एंड वीक पैथोजन. अब होता क्या है, आपकी बॉडी में सेम पैथोजन कुछ सालों के बाद आया वापस से. सेम पैथोजन अगर आपकी बॉडी में आया था लाइव फॉर्म के अंदर, इफ द सेम पैथोजन कम्स इन योर बॉडी इन द लाइव फॉर्म, सो लाइव पैथोजन अगर आपकी बॉडी में वापस आता है कुछ सालों के बाद, बिकॉज आपको वैक्सीन का शॉट मिल चुका है, तो अगर वो वापस आता है देन क्या होगा, योर बॉडी विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स. आपकी बॉडी आपकी काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपकी देगी. और बॉडी में कौन से सेल्स आपको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे? योर टी सेल्स एंड बी सेल्स. क्योंकि जब आपके पास ये पैथोजन पहली बार आया था ना, चाहे वो डेड फॉर्म में क्यों नहीं था, आपके टी सेल्स और बी सेल्स इसे याद कर लेते हैं. योर टी सेल्स एंड बी सेल्स आर गोइंग टू मेमोराइज द पैथोजन. दे आर गोइंग टू मेमोराइज द पैथोजन. उसे वो जान लेंगे अच्छे से, उसे वो लोग अच्छे से जान लेंगे. अब जब ये लाइव पैथोजन वापस आया आपकी बॉडी के अंदर सेकेंड टाइम, मतलब रियल में तो पहली बार लाइव आ रहा है, पहली बार तो हमारा वैक्सीन शॉट मिला था यहाँ पे. सो व्हाट विल हैपन, योर टी सेल्स एंड बी सेल्स विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स. इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वो आपको देते हैं कि वो पैथोजन को मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का. तो दे गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स. और वही चीज वहां पे लिखी हुई है, ओवरवेलमिंग हो जाता है पैथोजन के लिए. जैसे ही पैथोजन अंदर आया आपको वहां पे 150 सेल रेडी बैठे हुए उसे मारने के लिए. जैसे एक लौता आया आराम से घुस के आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स आएंगे दौड़ दौड़ के उसे खत्म कर देंगे. वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है. नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस. द वैक्सीन जनरेट्स बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर. सब्सिक्वेंट मतलब दूसरे टाइम जब एक्सपोजर होता है तो. एंड ओवरवेलम द इन्वेटर विद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज. तो बहुत सारे एंटीबॉडीज यहाँ पे बनाए जाएंगे और वो जाकर उसे वहां पे खत्म कर देंगे. दिस इज व्हाट दे हैव सेड इन माय स्टेटमेंट 2. क्या आप स्टेटमेंट 2 आपको समझ आ रही है? यस Yes, sir. That is your option A becomes your correct answer in this. बढ़िया, चलो नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखना and give me a correct answer. Warning sign of drugs and alcohol abuse include. ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के वार्निंग साइन यहाँ पे क्या हो जाते हैं? बताइए पूर्वा. So fourth option. काजल क्या लग रहा है आपको? Sir, all of these. All of these is going to be a correct answer in this. Yes. Drop in academic performance, absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, all of the things, isolation, depression, fatigue, aggressiveness, rebellious behavior. This is all going to be your option of mine. They will all be going to be a warning signs of drug and alcohol abuse. So that's your option D यहाँ पे. True. ध्यान से देखिए and then raise your hand.
टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड रेज योर हैंड. सब लोग करेंगे इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से देखो सारे स्टेटमेंट का एंड देन रेज योर हैंड. अक्षरा, गिरिजा, जानवी, काजल, जसनूर, पल्लवी. क्या लग रहा है काजल इसका आंसर? Sir, B option. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? Yes, sir. सिंह, क्या लग रहा है आपको? रानी? Sir, first option. ओके, अक्षरा? First option. जसनूर? A option. ऑलराइट, चलिए हम देखते हैं फिर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है. ओके, सो आई थिंक सम ऑफ यू, मेनी ऑफ यू विल आर सेइंग ऑप्शन है यहाँ पे. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन टू अवॉइड इन्फेक्शन. क्या ये सही है, गलत है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सही बात है आपकी. वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट द पोलियो, क्लोरेला, योर टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड मेनियल डिजीज. दैट्स आल्सो ट्रू. इसके अगेंस्ट आपको वैक्सीनेशन आपके यहाँ पे मिल सकती है. दैट्स आल्सो ट्रू. इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर आर नेसेसरी इन द डिजीज लाइक मलेरिया एंड फिलेरियासिस. क्या ये बात सही है, गलत है? सही है. सही है. बोलो ना फिर कॉन्फिडेंस से. सही है, बिल्कुल सही है. आपका मलेरिया कौन सा मॉस्किटो कॉज करता है? फीमेल एनोफिलिस. Please. हाँ, मुझे यही जानना है. आई जस्ट वांट टू नो योर एनोफिलस, राइट. एंड फिलेरियासिस कौन कॉज करता है? कौन सा मॉस्किटो? बुकेरिया. नहीं नहीं नहीं, अरे वो होता है, फिलेरियस बॉम्ब होता है. मॉस्किटो. क्यूलेक्स ये सब याद होना चाहिए. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दोस थिंग्स. क्यूलेक्स मॉस्किटो जो आपका होता है वो आपका फिलेरियासिस को वो वेक्टर बनेगा फिलेरियासिस का. और एनोफिलस विल बिकम अ वेक्टर फॉर माय मलेरिया. ठीक है, तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. दैट वेक्टर को खत्म करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी. देन स्टेटमेंट 4, डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो. ये आपका सही या गलत है? False. गलत है. गलत है. False. ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज डेंगू कौन कॉज करता है फिर? एडिस It एजिप्टी. is. बिल्कुल सही. डन बामा एडिस मॉस्किटो. इसलिए मेरा गलत हो जाएगा. जैसे ही आपको दिखा कि मेरा फोर्थ यहाँ पे गलत है, आपको आंसर आपको मिल जाता है. आपका स्टेटमेंट बी भी निकल जाएगा, यहाँ पे डी भी निकल जाएगा एंड थर्ड भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा. यू विल फाइंड ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. सो यस, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. चलिए बेटा, चलिए करिए. आसान सवाल है. वो लगता बड़ा सवाल है, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड विल कम टू द ऑप्शंस ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो वो दूर से बड़ा लग रहा है. क्या लग रहा है गिरिजा, क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, option D. आपको डी लग रहा है. अप्रूव, आपको क्या लग रहा है? Option D. बाकी लोग भी पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को एक बार फिर ध्यान से सब लोग एंड देन टेल मी. दो आंसर अभी तक यहाँ पे हमें मिले एंड बोथ ऑफ देम आर सेइंग इट हैज टू बी योर ऑप्शन डी. तमनप्रीत, डी ऑप्शन लग रहा है. अनिरुद्ध, सर ऑप्शन डी. जानवी D option. एंड जसनूर. सर मुझे फोर्थ स्टेटमेंट समझ में नहीं आई. वो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये कह रही है कि आपकी एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं सीटी स्कैन कराना, कंप्यूटेड टोपोग्राफी. सो ये जो होती है इट्स द टेक्निक ऑफ रेडियोग्राफी. इट स्कैन्स एंड एमआरआई आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. ये बेसिकली कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन और आप एमआरआई कराते हो
तो उसके जैसे आप अपने इंटरनल ऑर्गन, अगर मुझे लिवर पे अगर मेरा ट्यूमर है या किडनी पे अगर मेरा ट्यूमर है तो मैं आसानी से देख पाता हूँ। ये जो स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे जो दी गई है ना, अगर ये इनसाइड की आपकी स्टेटमेंट है, एंड दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, दैट्स अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, देन यू हैव द ओके ओके। फोर्थ वाला आप ये करिए दैट एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस technique will be uses the strong magnetic field and ionizing radiation to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissue. So basically यहाँ पे होता क्या है ना, अगर आपके लिविंग टिश्यू के अंदर कोई अगर आपके चेंजेस, अगर आपके यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर फॉर्म हो रहा है या आपके टिश्यू के अंदर आपको रैपिड सेल डिवीजन होते हुए आपको दिख रहा है, और इफ यू आर फाइंडिंग द शेप ऑफ द सेल हैज गॉट चेंज, ये सब चीजें आप देख पाते हो यूजिंग एमआरआई। सो एमआरआई का जब आप अपना यहाँ पे आप स्कैन कराते हो, व्हेन यू डू गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्कैनिंग, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड अगर कोई पैथोलॉजिकल अगर चेंज आपको दिख रहा है सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, और इफ देयर आर सम काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब आपका सेल का शेप आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, या द सेल हैज गॉट लीकी मेम्ब्रेन आपकी बन रही है सेल्स की, एनी काइंड ऑफ थिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द सेल्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माय एमआरआई। एमआरआई के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो। वो है आप यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो आपके यहाँ पे सही होगा, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। सो फोर्थ भी आपके यहाँ पे सही है, फिफ्थ भी आपके यहाँ पे सही है। देन यू हैव अ थर्ड वन, सर्टेन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, कीमोथेरेपी जो हम कराते हैं, आर यूज्ड टू किल द cancer cells, but majority of the drugs have side effect like hair loss and anemia. That's true, ये बात आप जानते हो, that's a true thing. In biopsy, a suspected tissue is cut into thin sections and stained and examined under microscope. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है। Cancer detection is based on biopsy and histopathological study of a suspected tissue. That's also going to be true. सारी बातें आपके यहाँ पे सही है, and that is why option D becomes my correct answer. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 182, देखिए ध्यान से एंड बताइए क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर। क्या लग रहा है इसका आंसर? सब लोग कर सकते हो, आसान सवाल है, इतना मुश्किल है नहीं है। अक्षरा धीमन बताइए। सी ऑप्शन। आपको सी लग रहा है। अनिरुद्ध? सर ऑप्शन बी। ए कह रहे हो आप? ओके सर सी। सी बोला आपने, ठीक है। जसनूर? थर्ड ऑप्शन सर। एंड गिरिजा? सर ऑप्शन सी। क्या सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री करेंगे? यस यस सर। सर। यस सर। कॉन्फिडेंट आप लोग तो, चलो देखते हैं। Innate immunity is accomplished by providing the different type of barrier. That's, क्या लग रहा है, सही है गलत है ये स्टेटमेंट? सही है सर। सही है सर। Acquired immunity is present from the birth and is inherited from the parents. सही है गलत है रानी? गलत है। गलत। गलत है सर। तो क्या होता है फिर acquired में, क्या होता है फिर? What happens in acquired immunity? तो वो एक पर्सन अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ वो एक्वायर करता है। Right, that's true. During the course of life, he will acquire those acquired immunity. That's true. Acquired immunity can be both divided into antibody mediated and your cell mediated immunity. क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ये जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी आपके यहाँ पे होती है ना, इसका एक और नाम क्या होता है? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आई होप ये सबको याद आ रहा है। यस सर। एज माय ह्यूमरल इम्यूनिटी यहाँ पे, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड एज माय स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या ये बात सही है गलत है? गलत है। इट्स फॉल्स। कभी भी आपकी इनेट इम्यूनिटी आपकी स्पेसिफिक आपके यहाँ पे नहीं होती। And acquired immunity consists of specialized cells. That's why T cells, B cells. So that's true. So that is why option C बनेगा आपके यहाँ पे the correct answer. Very good. All of you were on the same page. Option C के साथ. So अच्छी बात है, बढ़िया। बताओ. Which of the following statement given below are correct?
इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सामने देख के रखे हुए आपके सामने विच हैव टू बी करेक्ट ओवर हियर? बोलिए अपूर्वा, बता दीजिए, बोलिए। सर सी ऑप्शन। आपको तो सी लग रहा है यहाँ पे अपूर्वा, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करिए। जानवी, सी ऑप्शन सर। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। Yes, sir. Right. Secondary lymphoid organs include lymph nodes, spleen, small mass of lymph tissues such as Pierce patch, appendix, and tonsils. Yes, that is all part of my secondary lymphoid organs. So that's a true statement. The secondary lymphoid organs provide a site for interaction of the lymphocytes with the antigen. बिल्कुल ये वो आपकी लोकेशन होता है जहां पे आपके एंटीजेंस लिम्फोसाइट के साथ इंटरेक्ट करके बेसिकली लिम्फोसाइट एंटीजन को खत्म करेगा। तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। सो यस, ऑल ऑफ यू आर ट्रू ओवर हियर। ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। कोई मुझे बताइए कि पियर्स पैच कहाँ पे होता है? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, ठीक है। टॉन्सिल्स कहाँ पे होता है? Pharynx. गले के पास फेरेंक्स में। ओके, इन द नेक रीजन यू कैन हैव द टॉन्सिल्स। ऑलराइट, गॉट इट, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑर्गन होता है इस स्लाइड के अंदर जिसे हम कहते हैं ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लीन। Spleen. चलो, which of the following statement are correct regarding the pathogen? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इन टर्म्स ऑफ पैथोजन के कॉन्टेक्स्ट में? कौन सी बात आपको यहाँ पे सही लग रही है? क्या लग रहा है अपूर्वा? सर सी ऑप्शन। अक्षरा, C option. गिरिजैन, काजल, सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। जानवी, तंत्री, सी ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। पैथोजन के बारे में आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पे देखे रखे हुए एंड बोथ द स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी ट्रू इन दिस, सो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सो दैट इज समथिंग वी हैव डन यहाँ पे। नाउ लेट्स कम बैक। तो ये कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जंप ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द इवोल्यूशन के क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। वी डू हैव सम टाइम ना, कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करिए हैंड रेज और बताइए। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर फॉर्म्स व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ अ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर आपके यहाँ पे कॉमन है, स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे अलग अलग आपको बन के आपके यहाँ पे मिल रहा है। सब लोग बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर वैसे ही बता दो। Adaptive radiation. Adaptive radiation. इट इज गोइंग टू बी योर अडेप्टिव रेडिएशन। इसके एग्जाम्पल मुझे बताएंगे। अपूर्वा बताइए इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके अंदर, बोलो जल्दी बोलो। सर डार्विन प्रिंसेस। और कुछ? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। राइट, these are the example. I'll find an example of adaptive radiation. True. Okay. ध्यान से देखिए इन स्टेटमेंट में, टेल मी क्या लग रहा है इसके अंदर आपको सही सबको इनमें। अच्छा, इनकरेक्ट बताना आपको यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट? चलिए चलिए देखिए। बताइए जानवी। डी ऑप्शन। जानवी कहना चाहती है कि सारी स्टेटमेंट सही है। पल्लवी आपको क्या लग रहा है? पल्लवी बोलिए, अब तो बोलना पड़ेगा। ऑलराइट,
is everyone is everyone going to agree with option D यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. So all the statements are going to be true. कोई भी incorrect आप यहाँ पे नहीं है. Universe almost took around 20 billion years ago. Big Bang theory explained that the universe originated by a huge explosion, and present-day galaxies are formed by a condensation of hydrogen and helium under the gravitational pull. So that's going to be true. ये सारी NCERT की लाइन सी है. तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, NCERT की लाइन को भी हम रिवाइज कर रहे हैं. So that is the whole purpose of doing statement-based question. Which of the following statement would Darwin most likely disagree with? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लग रहा है जो डार्विन जिसके साथ कभी एग्री नहीं करता, बोलता कि ये क्या बात हो गई? डार्विनिज्म मोस्ट लाइकली विल डिसएग्री विद. जो स्कूल ऑफ थॉट है डार्विन का, उससे कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे अलग है या गलत है? सब लोग यहाँ पे ट्राई करिए सॉल्व करने का. इससे क्या लग रहा है आपको जसनूर, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सेकंड ऑप्शन. रानी आपको क्या लग रहा है? Sir, first option. अपूर्वा? So second option. एंड काजल, तनप्रीत? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन है ना यहाँ पे आपका. लाइक एक स्टेटमेंट है जिसके साथ आप एग्री नहीं कर सकते. इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी एवरीवन विल डिसएग्री विद. सो दैट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस. देखो यहाँ पे वो कह रहा है स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट इवोल्यूशन इज बेस्ट व्यूड एज अ पर्पसलेस एंड नॉन डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम. इवोल्यूशन को हम इस तरीके से देखते हैं, इट्स अ पर्पसलेस एंड नॉन डायरेक्शनल. ऐसा नहीं होता ना, इवोल्यूशन आपका डायरेक्शनल होता है और इट विल हैव अ पर्पस. It will have a very strong purpose of ensuring that कि आपकी जो नई प्रोजेनी आपके बने, they can adapt with the new changing environment. So that is why option B बनेगा आपके यहाँ पे as a statement जिसके साथ Darwinism कभी भी agree नहीं करेगा. So Darwinism will not agree with this kind of statement. That's your option B. ठीक है. बाकी individuals in the population vary in characteristics. That's true. उनके अंदर variation आपको मिल जाता है. Natural selection is a mechanism by which biological evolution takes place. That's also true. The fossil records support the view of the biological evolution and that has occurred. That's also going to be true over here. Then, बताइए 155. कर सकते हो इस सवाल का आंसर आप निकाल सकते हो जाएगा आपसे. इजी है बेटा, इतना पढ़ लो, सब लोग ध्यान से पढ़ लो. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत मुश्किल है नहीं है, हो जाएगा. जस्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन लुक फॉर द ऑप्शन. एंड वो जहां पे स्टेटमेंट गलत आ रही है ना, उसे बस आप वहां पे ढूंढो. एंड दे हैव आस्क्ड टू लुक फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आप ये भी कर सकते हो, अपनी सही वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पे ढूंढ लो. तो सही वाली जहां पे लग रही है उसे वहां से हटाना चालू करो. यू कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल. वो भी आपका काम कर सकता है. ठीक है, बताइए अक्षरा क्या लग रहा है? Fourth option. फोर्थ लग रहा है आपको यहाँ पे. जसनूर? डी ऑप्शन. काजल? Sir, first option. धनप्रीत? तो मुझे बी ऑप्शन लग रहा है, बैटमैन. अपूर्वा? So B option. ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. So आपको ढूंढनी थी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So you have to look for the incorrect statement over here. So let's have a look at that. Natural selection is essential for the evolution. ये बात आपके हिसाब से सही है गलत है? सही है सर. सही है. Right. Natural selection does not include variation. Is this true or false? False. False.
बिल्कुल False. फॉल्स है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, बिना वेरिएशन के कुछ हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय हुगो दे वेरीज, क्या ये बात सही है गलत है? गलत। गलत है। गलत. That's also going to be false. Mutation is a sudden inheritable change over there. False या सही है। true? True. गलत। That's going to be False. true. True है बेटा, true है। अरे इसमें दिक्कत क्या है? Mutation आपका suddenly आपका होता है ना हमेशा। That's true. ठीक है? And then you have your statement 5. Synthetic theory is also called as my neo-Darwinism theory of evolution. ये बताना चाहूंगा, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू है। सिंथेटिक थ्योरी जो आप कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ माय डार्विनिज्म। डार्विनिज्म का एक एडवांस वर्जन जो होता है उसको हम कहते हैं न्यू डार्विनिज्म, एंड दैट इज अ मच मोर न्यूअर वर्जन ऑफ द डार्विनिज्म, और उसको हम इवन कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो आई कैन अंडरस्टैंड आपने फोर्थ एक्शन बारे में आपने फोर्थ किया ना यहाँ पे, यू हैव सेड ऑप्शन बी यहाँ पे। So 2 and Yes, sir. 3 तो आपके यहाँ पे false है। Why you went for option 4? यहाँ पे mutation is a sudden inevitable change। ये आपने false क्यों बोला फिर आप लोगों ने ये? हाँ पूर्वा and Tanvit, why? सर ये तो रिसेसिव होती है ना म्यूटेशंस मोस्ट। अरे वो सब जाने दो। They have given a statement like mutation is a sudden inevitable change। Mutation ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. Yes. Mutation is something which will happen randomly and will be directionless। तो यही पे यहाँ पे mention किया था, mutation is a sudden inevitable change यहाँ पे, which is actually a true statement। तो आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया पूर्वा, इसको क्यों सिलेक्ट किया था एज अ फॉल्स स्टेटमेंट? Some mutation inheritable होते हैं. हाँ, this is something which can, so let's say, let's assume there is some kind of mutation happening within an animal, and that animal becomes white in color, right? You can find that mutation can go into this progeny as well. You can find that happening. So that is why you will find कि assume that कि अगर कोई mutation आपका यहाँ पे होता है, let's take example of your sickle cell anemia. That's all because of the mutation. Let's take example of my cystic fibrosis. That's also example of a mutation happening on that particular gene, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे प्रोटीन आपका बन नहीं रहा। तो ये mutation आपका हुआ है. Now you know that this mutation is something which can go to the offspring as well. So you can find that happening all the time. Even though they are recessive one, they can be inherited in the population. So that's why this becomes my true statement. So याद रखना, सिर्फ आपका second और third ही आपके यहाँ पे false है. So option D becomes my correct answer in this. Right? Now there are few more questions. ये आप घर पे एक बार इनको आप देख सकते हो अपने end पे. Like only 2 questions we have. You have a look at these questions from your side. इनको आप देख लो. हमने यहाँ पे roughly solve किए होंगे around 12 from that side and few questions here and somewhere in between. Around 18 से 20 questions हमने यहाँ पे solve किए. The whole idea was to make you solve as many as statement based questions यहाँ पे. एक last question यहाँ पे कर दो and then we can wrap this up. एक last question यहाँ पे कर दो. True statement regarding the genetic drift are going to be what? इनमें से कौन सी statement true है in terms of my genetic drift? चलिए बताइए. बताइए जानवी. सर डी ऑप्शन. बाकी लोग भी सोचिए क्या होगा इसका आंसर. हाँ रानी बताइए. सर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बेटा? डी ऑप्शन. रानी मुझे बताइए एक एग्जांपल बॉटलनेक इफेक्ट का. किसका सर? बॉटलनेक इफेक्ट का एग्जांपल बताइए मुझे थोड़ा सा एग्जांपल. कोई बात नहीं. अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? Sir, D option. ठीक है. आई थिंक सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. इट हैज टू बी ऑप्शन डी यहाँ पे. इट मोस्टली अकर्स इन स्मॉल पॉपुलेशन. दैट्स ट्रू. जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा आपको ऑपरेट करता है स्मॉल पॉपुलेशन. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट.
सर्टेन एलीज कैन बी लॉस्ट फॉरएवर बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। अगर पेड़ गिर गया वो बीटल्स के ऊपर या हाथी ने पैर रख दिया तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन वहां से गायब हो सकता है। सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। ये होता है आपका रैंडमली एंड इट्स अ चांस के जैसे ही आपका हो सकता है। नाउ फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट आर कॉज्ड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद करो ये मैं आपको सिखाया था, बॉटलनेक Yes, इफेक्ट sir. के अंदर आपको एग्जांपल दिया था मैंने। किसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको? एलिफेंट सील का। वेरी गुड, एलिफेंट सील का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया था। एंड दीज आर द टू इवेंट्स विल फाइंड हैपनिंग इन माय जेनेटिक ड्रिफ्ट, सो दैट्स आल्सो ट्रू। Then mutation is primarily responsible for genetic drift. That's wrong. That's completely wrong. It happens all by chance. एक random event आपको वहाँ पे होगा और आपकी population का allelic frequency आपको वहाँ पे बिल्कुल change हो जाएगा. So that is why all are true except my 4. So that is going to be the correct answer on this. ठीक है. So that is what we have done आज की क्लास के अंदर. So we have solved, mainly we have solved a large chunk of question. We have done some revision of my evolution को लेके हमने थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पे देखी है. That's what we have done. ठीक है. So अगली बार हम लोग मिलेंगे. So I'll tell you in the morning itself कि हम कल क्या करेंगे. तो आप थोड़ा पढ़ के आना. थोड़ा पढ़ के आओगे तो आपके लिए बेटर होगा. That you will also come slightly bit prepared over there. So by afternoon itself I will let you know कि कल शाम को हम क्या करेंगे. So ठीक है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके आना. Right. Solid, then people, let's wrap this up. हम लोग मिलते हैं वापस से. We'll catch you again tomorrow at the same time. So if you have any questions, अपने सवाल आप पूछ सकते हो. अगर सवाल नहीं है, then मिलते हैं वापस से कल same time. चलो, bye.